Dear students, welcome back. I am very happy to return back to CPET ओडिशा। ये आज का पेपर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का है। कई मेरे स्टूडेंट ने सीपीईटी ओडिशा जो टेकअप कर रहे हैं उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि सर पब्लिक एड पे भी बनाएं। मेरे पास में मैंने आज चेक किया दो ही पेपर हैं, 2020 जिसको मैं आज एनालाइज कर रहा हूँ, 2021। इसके अलावा पॉल साइंस के मेरे पास दो ही पेपर थे, मैंने दोनों एनालाइज कर दिए। यदि और पेपर आप लोग के पास में हो तो मैं इनवाइट कर रहा हूँ। मेल आईडी लास्ट स्लाइड में दी गई है, अदरवाइज आपको याद भी होगा। आप मुझे पेपर भेजें 2020 के पहले का, पब एड और पॉल साइंस सीपीटी उड़ीसा का। मैं कोशिश करूंगा आपके एग्जाम के पहले उसको एनालाइज करने की। स्टार्ट करते हैं सीपीटी ओडिशा के एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2021 पेपर एनालिसिस करने की, जो यूजफुल होगा सभी एग्जाम के लिए, खास करके सीयूईटी। पीजी के लिए तो चलो ठीक है क्योंकि उसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिलेबस हटा दिया है, तो हो सकता है उसके लिए इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन डीयूईटी के लिए, यूजीसी नेट के लिए और किसी भी अन्य एग्जाम के लिए। सो लेट अस बिगिन। इससे पहले कि हम क्वेश्चन आंसर का दौर शुरू करें, प्लीज अलाउ मी कि आपको सबको बताएं कि बहुत मेहनत से गाइड मैंने सीयूईटी पीजी की रिलीज की है, आप उसको जरूर देखें। लेकिन यदि आप सीपीईटी उड़ीसा केवल टेकअप कर रहे हैं और सीयूईटी पीजी नहीं दे रहे हैं, तो फिर ये गाइड के बदले आप ये गाइड के लिए जाइए जो मैंने निकाला था पिछले साल। जो सबसे पॉपुलर जो गाइड मैंने लिखी है वो है, और कितने ही स्टूडेंट इससे जो हैं एडवांटेज्ड हुए हैं, लाभान्वित हुए हैं, आप भी हो सकते हैं। इसको मैंने थोड़ा सा जो है इसको करेक्ट किया है। इसको अपडेटेड वर्जन तो नहीं कर सकते, करेक्टेड वर्जन जरूर कर सकते हैं। इसको मैंने अमेजन पे रिलीज किया है, किंडल पे, ये भी किंडल पे है। एंड आई होप कि आप लोग सपोर्ट करेंगे, आप टेक्निक सीखेंगे, आप उसको पीडीएफ भी बना सकते हैं। कई कई किंडल में बहुत फैसिलिटी है। मेरी सजेशन है कि आप उसको अपनाएं, उससे जो पॉल साइंस हेल्प कम्युनिटी है उसको जो है फायदा होगा, इसीलिए भी। तो यहाँ से जो है आप इस बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, यदि सीपीईटी उड़ीसा केवल आप दे रहे हैं या डीयूईटी, तो आपके लिए ये बुक इंपॉर्टेंट है। यदि आप सीयूटी पीजी ले रहे हैं तो आप केवल ये बुक पे जाइए और किसी बुक की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर का दौर। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर का दौर शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हु ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये क्वेश्चन अच्छा है, मैं रिपीटेड मारता जाऊंगा, रिपीटेड है लेकिन गुड क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए। सॉरी, यहां पे आइए। 1887 में एक आर्टिकल लिखते हैं वुड्रो विल्सन, वो अमेरिका के उस समय प्रेसिडेंट भी थे, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और ये बन जाता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एकेडमिक जीवन की शुरुआत, और यहीं से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कॉलेज में और पढ़ाने की बात होने लगती है। तो इसलिए इनको फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। एक और बात यहाँ पे ध्यान रखने की, इस स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने ये भी डिफाइन किया था कि एडमिनिस्ट्रेशन का काम जो है वो एक्सपर्ट के रूप में जो लॉ है और पॉलिसीज है उसको इंप्लीमेंट करना है, और ये लॉज एंड पॉलिसी बनाने का काम एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं है, वो पॉलिटिकल लीडर्स का काम है। तो वहां एक उन्होंने दीवार खींच दी पॉलिटिक्स वर्सेज एडमिनिस्ट्रेशन के डायकोटमी का, जो बहुत समय तक इसको हार्म करता रहा। ये भी बात आपको जानना चाहिए। सो वुड्रो विल्सन। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि लेटर आर इन द एक्रोनेम पोस्ट कॉर्ब स्टैंड फॉर। तो सभी जान लीजिए जो पोस्ट कॉर्ब है, ये लुथार गुलिक ने दिया था, बहुत फेमस हुआ था कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजर का क्या क्या फंक्शन हो सकता है। तो वो है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। उन सब के फर्स्ट लेटर, यहाँ दो लेटर को लेकर के जो इसको बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं कि रिपोर्टिंग स्टैंड जो है आर के लिए रिपोर्टिंग है, आर स्टैंड फॉर रिपोर्टिंग। 4P in the theory of departmentalization as proposed by लुथार गुलिक। अगेन लुथार गुलिक आते हैं, उन्होंने 4P प्रपोज किया था जिस बेसिस पे आप डिपार्टमेंटलाइज करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को। ये गाइड में भी आप पढ़ सकते हैं, ये भी गाइड में पढ़ सकते हैं, ये भी सभी जो है एग्जामिनेशन गाइड जो है पॉल साइंस हेल्प की, उसमें सब ये सब इंक्लूडेड है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। 4P स्टैंड फॉर पर्पस, प्रोसेस, पर्सन एंड प्लेसेस। बेसिस पे डिपार्टमेंटलाइजेशन होती है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी एडवोकेट्स। अब आपको पता है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के जो पिता हैं या फादर हैं वो
F.W. टेलर हैं। लेकिन यहाँ पे एक बहुत छुपा हुआ क्वेश्चन है कि लुइस ब्रांडिस जो है उन्होंने इस टर्म को क्वाइन किया था। ये एक एग्जाम में पूछा गया था, यदि आपको ये याद रहे तो शायद, और यदि उटपटांग क्वेश्चन पूछे लुइस ब्रांडिस, लेकिन इससे कोई खास उनका नाता रहा नहीं। वो उन्होंने केवल क्वाइन किया, जो इस टर्म को जो पॉपुलराइज किया और जो जिनको घर घर पहुंचाया मतलब ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी में, वो है F.W. टेलर। उसमें उन्होंने जो बातें कही थी वो साइंस ऑफ वर्क की बात कही थी, मतलब रूल ऑफ थंब नहीं, मतलब कि हंच नहीं, साइंस ऑफ वर्क, कैसे काम हो सकता है, उसको पीस वाइज डिवाइड करके एक एक काम को करने का बेस्ट क्या तरीका हो सकता है, ये उन्होंने डिवाइस किया, स्टैंडर्डाइज किया, जनरलाइज किया। देन पीस रेट वेस्ट सिस्टम का मतलब है कि जितना प्रोड्यूस करेगा लेबर उस हिसाब से उसको पे मिलेगा। हर लेबर को अलग अलग डिफरेंशियल पे मिल रहा है। फंक्शनल फोरमैनशिप थी। आपको पता है कि दो टाइप के फॉरमैन थे, मतलब एक ऑपरेटिव और एक प्लानिंग, और दोनों जो है कंट्रोल करते थे वर्कर को। तो ये फोरमैनशिप जो है, फंक्शनल फोरमैनशिप, मतलब फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन जहां पे कि आपका बॉस जो है इसलिए नहीं होता है कि जस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव बॉस है, आपके फंक्शनल बॉस होता है। तो ये तीनों ही सही है, तो इसलिए ऑल ऑफ द एबव। यहाँ पे मैं आपको टिप्स देना चाहता हूं कि ऑल ऑफ दीज यदि ऑप्शन हो तो उसको छोड़िएगा मत, ज्यादा चांस उसके सही होने का होता है। Elton Mayo, the early 20th century philosopher in political science, public administration, belong to the group of, आपको पता है कि एल्टन मायो जो है नियो क्लासिकल थिंकर कहलाते हैं। क्यों? क्लासिकल थिंकर की जहां हम बात करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, उसमें शुरू के जो आते हैं, विड्रो विल्सन से यदि हम शुरू करें, एल.डी. वाइट को ले लें, फिर गुलिक एंड उर्विक को लें, फायोल को लें, टेलर को ले, वेबर को ले, ये सब क्लासिकल थिंकर कहलाते हैं। क्लासिकल मतलब जहां ऑर्गेनाइजेशन को एक क्लोज्ड ऑर्गेनाइजेशन माना जाता था, इन्वायरमेंट से बिल्कुल कटा हुआ, आदमी को जो है मशीन की तरह, मैन एज ए मशीन ट्रीट किया जाता था, जहां साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यूनिवर्सल थ्योरी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप करने की एक कोशिश थी। तो वो सब जो है टूट गया एल्टन मायो के आने पे, जिन्होंने कि ऑर्गेनाइजेशन के सोशल साइड को उभारा, जो ह्यूमन पक्ष है उसको उभारा, और उन्होंने कहा कि मैन एक मशीन के जैसा नहीं है, वो एक सोशल एनिमल है और वो सोशल एंटिटी है। वो जब वर्क प्लेस पे आता है तो उसके दिमाग में जो है परिवार में क्या हुआ है, उसको सोसाइटी में क्या हुआ है, उसके परिवेश में क्या हुआ, उसको कैरी करके आता है और यहाँ भी एक समाज बनाता है। वो ऑर्गेनाइजेशन में भी समाज बनाता है, जब वो कैंटीन में खाना खाता है, चाय पीता है, लॉबी में घूमता है, इसको उन्होंने इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहा। और इन सब के चलते एक रिवॉल्यूशन आया, इसको बिहेवियरल रिवॉल्यूशन कह सकते हैं एल्टन मायो का। तो ये नियो क्लासिकल थिंकर थे। एवी डाइसी का नाम याद आते ही आपको क्वेश्चन भी नहीं देखना चाहिए, रूल ऑफ लॉ खोजना चाहिए, आपको ऐसे होना चाहिए। एवी डाइसी ने एक बुक लिखा था, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये ब्रिटिश ज्यूरिस्ट थे, उसी साल जब कांग्रेस पार्टी इंडिया में बनी थी 1885, आप देख सकते हैं। और इन्होंने रूल ऑफ लॉ का जो है कॉन्सेप्ट दिया। रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में। रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है कि जो जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो भी कानून से बंधी होती है, सेम कानून से जिस कानून से सिटीजन बंधे होते हैं। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट एक लिमिटेड गवर्नमेंट होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होती है, जो रूल ऑफ लॉ के अनुसार चलती है, आर्बिट्ररी डिसीजन नहीं ले सकती है। और सिटीजन को जो है कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं उसी लॉ से, जिस लॉ से कि हाथ बंधे होते हैं सरकार के, जिससे कि सरकार जो है सिटीजन के लिबर्टी का एक लिमिट तक जो है वो रक्षा कर सके। तो ये रूल ऑफ लॉ कहलाता है। रूल ऑफ लॉ का दूसरा भी मायने है। रूल ऑफ लॉ का मतलब इक्वलिटी होता है। समाज में जो है कानून का राज होने का मतलब है कि आपका स्टेटस, कास्ट, क्रीड, जेंडर, इन सब के बेसिस पे आपका स्टेटस डिसाइड नहीं होगा। आप एकदम कानून की नजर में सब बराबर हैं, चाहे गरीब है, अमीर है, राजा है, रंक है, उसको भी रूल ऑफ लॉ कहते हैं। लॉ सब पे बराबर लागू होता है और रूल ऑफ लॉ जो है वो मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का आधार है। सो रूल ऑफ लॉ। अब यदि नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो ये तो बहुत ही मतलब रोट लर्निंग है कि सिविल सर्विसेज डे कब मनाया जाता है। तो ये सब डे वो याद रख लीजिए तो ठीक है, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं। 21 अप्रैल को मनाया जाता है इंडिया में सिविल सर्विसेज डे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर है तो ये रिलेवेंट क्वेश्चन बन जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बिहेवियरल थिंकर इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अभी आपने देखा कि एल्टन मायो को भी आप बिहेवियरल रिवोल्यूशन का एक पिता कह सकते हैं। तो एल्टन मायो हैं, क्रिस आर्गेरिस जो हैं, इनका एक बुक, इन्होंने बहुत नॉलेज मैनेजमेंट पे काफी लिखा है। कैसे नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, कैसे नॉलेज लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन एक बन सकता है, ऑर्गेनाइजेशन एज ए एंटिटी कैसे लर्न करता है, ये भी उन्होंने काफी इस पे किया ऑन ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग। तो लर्निंग एंड नॉलेज मैनेजमेंट की जहां बात आए वहां पे तो वो बिहेवियरल थिंकर थे, वो भी मतलब आर्गेरिस भी। हेनरी फायोल को तो आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि बिहेवियरल थे, इसलिए यही सही ऑप्शन है क्योंकि नॉट यहाँ पे दिया हुआ है। हेनरी फायोल एक क्लासिकल थिंकर थे, इन्होंने 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिया है, आपको पता है। इनकी जो बुक है
नेम देख लीजिएगा 1916 सबका, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट कुछ करके है। तो वो बुक जो है बहुत ही सेमिनल बुक है। ऑफ कोर्स वो बुक का जो टाइटल है वो इंग्लिश में ट्रांसलेटेड है। तो हेनरी फायोल जो है वो एक तरह से मैनेजमेंट गुरु है। इनका एक बहुत छुपा हुआ फैक्ट जो है POCCC है। इसका फुल फॉर्म भी देख लीजिएगा। ये ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि 4P प्रिंसिपल जिस तरह से दिया, इस तरह से प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल, ये सब इसका जो है एक्रोनेम है, इसको भी देख लीजिएगा। इसके अलावा 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में तो जरूर एक बार ब्राउज कर लीजिएगा। तो ये क्लासिकल थिंकर हैं, इसलिए ये बिहेवियरल थिंकर नहीं है। हर्बर्ट साइमन ने तो बिहेवियरलिज्म पे बहुत काम किया। उन्होंने बुक लिखा था एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर 1947 में, एक सेमिनल बुक है। इसी में उन्होंने अपने रैशनल चॉइस थ्योरी और बाउंडेड रैशनलिटी, सेटिस्फाइसिंग, ये सब का जो कॉन्सेप्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव मैन, इन सब का इन्होंने दिया था हर्बर्ट साइमन। तो एल्टन मायो, हर्बर्ट साइमन, क्रिस अर्गेस, ये सबको आप बिहेवियरल थिंकर में रख सकते हैं, हेनरी फायल को नहीं। हु इज द प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन? चलिए, ये तो बहुत ही घिसा पिटा क्वेश्चन है। एंटोनियो गुटेरेस जो है वो हैं, शायद पुर्तगाल के हैं, देख लीजिएगा, मैं मेमोरी से बोल रहा हूँ। बान की मून एशिया के थे पहले। और क्रिस्टलिना जॉर्जिवा जो है ये IMF की चीफ है, इनका भी नाम याद रख लीजिए। ट्रैगवे ली मुझे लगता है कि फर्स्ट जो है सेक्रेटरी जनरल UN के थे। ये भी मैं मेमोरी से बोल रहा हूँ, चेक कर लीजिएगा perhaps. So Antonio Guterres. Which of the following steps are included in making a decision according to Herbert Simon? ये मैंने आपको पढ़ाया भी है। हर्बर्ट साइमन ने रैशनल चॉइस थ्योरी या रैशनल थ्योरी ऑफ डिसीजन मेकिंग दिया है, जहां पे कि जो डिसीजन मेकर है उसको एक रैशनल इंडिविजुअल माना जाता है, जिसके पास में कि मतलब कंप्रिहेंसिव रैशनलिटी है। लेकिन बाद में साइमन ने कहा कि नहीं, वो कंप्रिहेंसिव नहीं है, बाउंडेड रैशनलिटी होती है उनके पास में। जस्ट लाइक मी, लिमिटेड टाइम, इंफॉर्मेशन, एनर्जी होती है, और वो एक गुड एनफ जो है वो डिसीजन लेते हैं, बेस्ट डिसीजन नहीं ले सकते हैं। तो मतलब वो जो है मैक्सिमाइजर नहीं होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव मैन, वो सेटिस्फाइजर होते हैं। ये सब चीजें पूछी जाती हैं। और ये जो रैशनल डिसीजन मेकिंग है उसके 3 स्टेप होते हैं। फर्स्ट इज इंटेलिजेंस, जिसमें कि आप सर्च करते हैं फॉर प्रॉब्लम्स। सेकेंड होता है डिजाइन, जहां अल्टरनेटिव आप जनरेट करते हैं, अल्टरनेटिव को इवेलुएट करते हैं। और थर्ड होता है चॉइस, आप उसमें से चुन लेते हैं। एक बेस्ट अल्टरनेटिव को चुनना जो है उसी को डिसीजन कहा जाता है, इसलिए ऑल ऑफ द अबव है। ओरिया इज रिप्लेस्ड बाय ओडिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो ये उड़ीसा का एग्जाम है तो आपको जानना जरूरी है, कोई इररिलेवेंट क्वेश्चन नहीं है, आर्बिट क्वेश्चन उसके लिए तो नहीं है। तो 96 अमेंडमेंट में हुआ था ये चेंज। बस आप ये फैक्ट है, आप जान सकते हैं, दैट्स ऑल। अगेन एक दूसरा फैक्ट है, ये लंबी बात लिखी है कि वो 10% रिजर्वेशन जो EWS कैटेगरी को दिया गया था वो किस अमेंडमेंट दिया गया था? आपको पता है, ये मैंने हर जगह इंक्लूड किया, बताया है, गाइड से लेकर हर जगह, कि ये 103rd अमेंडमेंट है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आप 101st अमेंडमेंट को भी याद कर लीजिए। यहाँ से GST लागू किया गया था इस अमेंडमेंट के थ्रू। मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द आइडियाज ऑफ, तो सेफ आप कह सकते हैं मैक्स वेबर, जिन्होंने की ब्यूरोक्रेसी का आइडिया दिया मॉडर्न टाइम में, उन्हीं के आइडियाज पे जो है ब्यूरोक्रेसी की जो कॉन्सेप्ट है बेस्ड है। गैंग प्लैंक क्या होता है, ये मैंने कई बार बताया, लेकिन एक बार फिर से सही। ये हेनरी फायोल का दिया हुआ है कॉन्सेप्ट, जिसमें स्केलर चेन का कॉन्सेप्ट। मान लीजिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें यहाँ पे मान लीजिए एक टॉप बॉस है, ये बॉस है, और ये 2 डिवीजन को कंट्रोल करता है। मान लीजिए 2 मतलब कि वर्टिकल को, यहाँ पे एक आदमी है, उसका सबऑर्डिनेट, उसका सबऑर्डिनेट ये है, उसका सबऑर्डिनेट ये है। फिर यहाँ पे है मान लीजिए ये मान लीजिए है ACDPQR, ये सब अलग अलग दो अलग डिपार्टमेंट है, उसकी अलग अलग हायरार्की है। अब मान लीजिए D को जो है R से कोई जो है काम पड़ गया यहाँ पे इस डिपार्टमेंट में, तो एक तरीका तो है कि वो अपने C को बोले, CA को बोले, B, और फिर इसके थ्रू जो है नीचे आए। तो ये तो स्केलर चेन पे ऊपर जाना नीचे जाना है, लेकिन ऐसा कई बार जो है इसे बहुत डिले हो सकता है। तो गैंग प्लैंक ये कहता है कि लेवल आप जंप कर सकते हैं, सीधा आप डायरेक्ट कम्युनिकेशन अपने काउंटर पार्ट से कर सकते हैं। तो उससे जो है, लेकिन ये डिसिप्लिन को कई बार तोड़ता है, तो हमेशा नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसी इमरजेंसी हो, जरूरत पड़े तो आप कर सकते हैं। इसको गैंग प्लैंक कहते हैं। तो मेरे अनुसार से जो वर्ड जो सही बैठता है वो लेवल जंपिंग है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर फ्रेम्ड बाय, अब इसमें कौन
चूक सकता है। यदि आप सबको पढ़ लेंगे ना, अंबेडकर, आपको लगेगा कि अंबेडकर जी ने फ्रेम किया है, गांधी जी तो आप नहीं सोच सकते हैं, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया तो थी नहीं उस समय, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, तो ये एक बहुत ही इजी क्वेश्चन हो जाता है कॉमन सेंस से। हु इज द ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र, ये अगेन एक बहुत इजी क्वेश्चन है। दीज आर इजी। The process by which a manager assigns some of his her total workload to other is called, again it is a very easy, एक इंग्लिश का वर्ड है। जब एक मैनेजर अपना काम सबऑर्डिनेट को थोड़ा सौंप देता है तो उसको डेलीगेशन कहते हैं। इट इज अ सिंपल वर्ड। डिवोल्यूशन नहीं होता है, क्योंकि डिवोल्यूशन में क्या होता है कि आप मतलब पूरा ही छोड़ देते हैं उसके ऊपर में, ऐसा नहीं होता है, मैनेजर कभी छोड़ नहीं सकता है। डिवीजन ऑफ वर्क नहीं होता है, मैनेजर और सबऑर्डिनेट में डिवीजन ऑफ वर्क नहीं होता, मैनेजर अपना वर्क डिवाइड नहीं करता है, वो डेलीगेट कर सकता है। डिसेंट्रलाइजेशन मैनेजर के केस में ये सही नहीं बैठता, क्योंकि तो सीधा डायरेक्ट हायरार्की है ना। पावर दैट हैज बीन लेजिटिमाइज्ड बाय द स्टेट इज, पावर दैट हैज बीन लेजिटिमाइड बाय द स्टेट इज, तो ये किस टाइप का पावर है जो स्टेट लेजिटिमाइज करता है? क्या ये पॉलिटिकल अथॉरिटी है, लीगल अथॉरिटी है, ट्रेडिशनल अथॉरिटी, करिस्मेटिक? तो मेरे अनुसार से ये वेबर के ऑथोरिटी पे आती है। तीन टाइप की ऑथोरिटी है, ट्रेडिशनल, करिस्मेटिक एंड रैशनल लीगल। तो ये लीगल ऑथोरिटी है मेरे अनुसार से, जो स्टेट की है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार जो है उसको वो पावर मिलती है। स्पैन ऑफ कंट्रोल मींस, अब स्पैन ऑफ कंट्रोल जो है मैंने कई बार बताया है, इसे हाईली रिपीटेड, मतलब 5 बार रिपीट आप लिख सकते हैं। ये भी हेनरी फायोल का जो है 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, उससे दिया गया है। स्पैन ऑफ कंट्रोल ये होता है कि मान लीजिए एक बॉस है बी, तो वो कितने सबऑर्डिनेट को एक साथ जो है हैंडल, डायरेक्ट सबऑर्डिनेट में कह रहा हूं, वो मान लीजिए कि पी क्यू आर एस, चार को वो डायरेक्टली हैंडल करता है, मतलब 4 सबऑर्डिनेट उसको डायरेक्ट रिपोर्ट करते हैं, तो यहाँ स्पैन ऑफ कंट्रोल 4 हो गया। दिस इज स्पैन ऑफ कंट्रोल। अब यहाँ यूनिटी ऑफ कमांड भी समझ लीजिए। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है कि पी का केवल दुनिया में एक ही बॉस है, वो बी है। क्यू का भी एक ही बॉस है, बी है। ऐसा नहीं होगा पी को 2 बॉस होगा, ए और बी दोनों। तो ये यूनिटी ऑफ कमांड को ब्रेक करता है, इसको यूनिटी ऑफ कमांड कहते हैं। So number of subordinate under superior's direct control. The report titled Governance for Development was published by World Bank Group in the year. तो ये कई बार मैंने आपको बताया, दिस हाईली रिपीटेड क्वेश्चन। 1992 में ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई थी, गवर्नेंस फॉर डेवलपमेंट, जिसमें कि फर्स्ट टाइम जो है गुड गवर्नेंस की डेफिनेशन दी गई थी। गुड, यहाँ गॉव ही लिखिए, गवर्नमेंट मत लिखिए, गुड गॉव। तो गुड गॉव की गवर्नेंस की जो डेफिनेशन थी इसी रिपोर्ट में वर्ल्ड बैंक की दी गई थी। ये कितनी बार पूछा गया है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। 1992 की रिपोर्ट। Which of the following matters related to civil services in India does not concern the Union Public Service Commission? आर्टिकल 315 से लेके 323 तक कॉन्स्टिट्यूशन में यूपीएससी के बारे में और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में लिखी गई है। उसको यदि आप पढ़ेंगे तो उसमें जो है रिक्रूटमेंट भी है, डिसिप्लिनरी मैटर भी है, प्रमोशन भी है, ऑड वन वाइड केवल क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस है, इसलिए ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकता है। Who among the following define public administration as detailed and systematic execution of law? इस टाइप के क्वेश्चन ऑलवेज डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन ये डेफिनेशन इतना पॉपुलर है, ये अगेन फादर ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वुड्रो विल्सन ने ये दिया था, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं रह जाता। Which one of the following was the first committee to demand constitutional recognition for पंचायत? ये क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा है, मैंने अपने गाइड में भी इसको डिस्कस किया है। देखिए, 2 कमेटी ऐसी थी जिसने की कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट की रिकमेंडेशन दी थी। एक थी अशोक मेहता कमेटी, दूसरी एल एम सिंघवी कमेटी। चूंकि अशोक मेहता कमेटी 1977 में आई थी, सिंघवी कमेटी तो 80s की थी, राजीव गांधी ने उसको बिठाया था, इसलिए चूंकि पहली कमेटी ये है, इसीलिए फर्स्ट कमेटी देखें तो अशोक मेहता कमेटी है। अब बलवंत राय मेहता कमेटी जो है 1957 में आई थी। ये इन्होंने 3 टियर जो है वो रिकमेंड किया था पीआरआई का, 3 टियर पीआरआई, जो बाद में रही भी। अशोक मेहता कमेटी ने उसको चेंज करके 2 टियर कर दिया था, वो अल्टीमेटली मानी नहीं गई। एल एम सिंह भी मैंने आपको बता ही दिया, राजीव गांधी ने इसको एस्टेब्लिश किया था, पीआरआई को कैसे और स्ट्रेंथन करें, तो उन्होंने कहा था कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट दिया जाए। सांथानाम कमेटी 1960s में आई थी, एंटी करप्शन, इसके बेसिस पे ही सीवीसी 1964 में बनाया गया। द टर्म साला, साला मॉडल आपको याद है, फ्रेडरिक्स, मैंने आपको पढ़ा है इकोलॉजिकल अप्रोच, उसमें साला मॉडल जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सब सिस्टम का नाम उन्होंने दिया। उन्होंने बहुत बहुत नए नए नाम उसमें दिए थे क्यूरियसिटी जगाने के लिए, लाइक प्रिज्मेटिक, साला, बाजार कैंटीन,
select and all kind of thing. तो साला जो है एक स्पेनिश वर्ड है, दैट्स ऑल, आप इसको याद कर सकते हैं, इसका कोई खास ऐसे मायने तो नहीं है, ब्यूरो जैसी चीज कह सकते हैं। Chronologically arrange the following committee set up by Government of India। इस टाइप का क्वेश्चन तो मैं हेट करता हूँ, लेकिन चलिए कमिटी जो है इंपॉर्टेंट है। ये 60s में है, मान लीजिए 1963 रख लीजिए, 63 64 होगा। एप्पल बाई कमिटी जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव जो सॉरी सिविल सर्विसेज रिफॉर्म के लिए जो है ये कमिटी सेटअप की गई थी 1953 सब में कभी की गई थी। बलवंत राय मेहता मैंने अभी आपको बताया 1957। जीवीके राव जो है प्लानिंग कमीशन ने 1985 में, मैं मेमोरी से बोल रहा हूं तो आप इसको अरेंज कर सकते हैं कौन होगा, और आप देखेंगे तो फर्स्ट जो है चूंकि 2 है और 2 केवल एक ही में है तो ये यहाँ। अब यहाँ से मैं एक टिप्स आपको फिर से रिकॉल करा रहा हूं। आपको मान लीजिए पता है कि एप्पल बाई कमिटी जो है वो लगता है सबसे पहले हुआ है, तो आप देखेंगे कि केवल एक ही ऑप्शन इसमें 2 पहला है, तो बाकी आपको जानने की भी जरूरत नहीं है और आप इस क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं बाई दिस ट्रिक। Which schedule of the Constitution of India details the power and function of पंचायत? तो ये आप कभी भूल नहीं सकते हैं कि ये 73rd है अमेंडमेंट, और 12th शेड्यूल जो है वो है 74th जो म्यूनिसिपैलिटी के बारे में है। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following amendments deal with the municipalities or urban local गवर्नमेंट? आपको पता है 73rd जो है वो पंचायत के लिए है, 74th अर्बन लोकल बॉडीज या म्यूनिसिपैलिटीज के लिए, तो सही आंसर है 74th। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट पावरफुल अपर हाउस ऑफ द वर्ल्ड? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार मैंने आपको बताया है, इसको आप यूएसए के सीनेट को कह सकते हैं। वैसे इन जनरल जो वहाँ की जो कांग्रेस है, वहाँ के पार्लियामेंट को कांग्रेस बोलते हैं, जिसमें अपर हाउस जो है सीनेट है, लोअर हाउस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उसमें जो है सबसे अधिक पावर निहित है, बिकॉज वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है और बहुत ओल्ड प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, तो सीनेट भी वहाँ बहुत पावरफुल है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री स्पॉयल सिस्टम, अगेन रिपीट 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 3 बार रिपीट मार सकते हैं। स्पॉयल सिस्टम आपको पता है, प्रेसिडेंट जैक्सन को याद कीजिए, प्रेसिडेंट गारफील्ड को याद कीजिए, और कैसे जो है पेंडल्टन कमिटी जो है वहां पे लिखा हुआ भी है, पेंडल्टन सिविल सर्विसेज रिफॉर्म एक्ट बना, उससे वहां मेरिट सिस्टम आई, तो ये सब यूएसए के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। सिटीजन चार्टर पहली बार किस कंट्री में लाया गया? तो ये मैंने आपको पढ़ाया भी है, ये 1990 के शुरुआत में जो है वहां पे लाया गया था यूके में, और फिर बाद में इंडिया ने भी इसको 97 सब में अपनाया है। सिटीजन चार्टर बेसिकली क्या होता है, एक तरह का प्रॉमिस। आप किसी बैंक में जाते हैं, वहां लिखा हुआ है ये सिटीजन चार्टर है, मतलब चार्टर ऑफ राइट ऑफ द कस्टमर, कि आपको इतने मिनट में ड्राफ्ट बन जाएगा, इतने मिनट में चेक बन जाएगा, नहीं तो आप इसको शिकायत करें, मैनेजर इस कमरे में बैठे हैं, लाइक दिस इज सिटीजन चार्टर। Who among the following is not associated with ecological approach to public administration? ये मैंने आपको पढ़ाया भी है, मैंने अपनी पीपीटी में बताया भी है, एग्जामिनेशन गाइड में भी बताया है। इसमें आप इसको छोड़ दीजिए तो सभी, डहल ने भी इस पे काम किया इकोलॉजिकल अप्रोच पे, फ्रेडरिक्स ने मैंने आपको भी बताया, गॉस ने भी काम किया। इकोलॉजिकल अप्रोच है क्या? ये कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है एक ओपन सिस्टम है। मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन है ये इस ट्रायंगल को, तो ये एक लार्जर जो सोसाइटी में रहता है ना, उसका इस पे प्रभाव पड़ता है। मतलब जो इन्वायरमेंट है, जो इकोलॉजी है, सोशियो कल्चरल इकोलॉजी, उससे ये ऑर्गेनाइजेशन कई तरीके से जो है अफेक्टेड होता है। बेसिकली ये है जो जो चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो उसका, या उसकी परफॉर्मेंस हो, उसकी वैल्यू सिस्टम हो, उसके स्ट्रक्चर हो, उसका फंक्शन हो, वो सब अफेक्टेड होता है इकोलॉजी जिसमें वो है वो ऑर्गेनाइजेशन। जैसे अमेरिका में यदि कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो वो वहां के कल्चर से अफेक्टेड होगा, इंडिया में है तो वो अलग तरह के कल्चर से वो जो है अफेक्टेड होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज नॉट कंसर्न विद द इलेक्शन ऑफ, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको पता होना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन जो है वो स्टेट में जो पंचायती राज की जो इलेक्शन होती है या म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शन, उसको नहीं देखता है, बाकी सारे इलेक्शन देखता है। उसको कौन देखता है? ये पीआरआई और म्यूनिसिपैलिटी के वो स्टेट इलेक्शन कमीशन देखता है। वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अंडर नहीं आता है, ध्यान रखिएगा, कोई ऐसा कोई नहीं, वो स्टेट यूनिट है, वो एक अलग व्यवस्था है। वो 73rd 74th अमेंडमेंट के तहत उसको स्टेट इलेक्शन कमीशन को बनाया गया है, स्टेट फाइनेंस कमीशन को भी उसी के तहत बनाया गया है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इन सब का चुनाव जो है चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है, केवल इसका नहीं करता है। JNNURM, मैंने यहाँ फुल फॉर्म भी दिया है, जवाहरलाल नेहरू
नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन। ये बेसिकली एक शहर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या अर्बन पुअर को जो सर्विसेज देने की व्यवस्था है, इन सब पर एक मिशन है। मतलब इसमें गवर्नमेंट जो है मिशन मोड में इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करती है। ट्रांसपोर्ट हो, चाहे बिजली हो, सीवरेज हो, ड्रिंकिंग वाटर हो, शेल्टर हो एंड ऑल। तो ये लॉन्च जो है 2005 में किया गया था। बस आप जान सकते हैं ये है क्या, जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बनस्पत कि किस साल में लॉन्च किया गया था। Who among the following emphasize that if unity of command, मैंने unity of command बताया अभी जस्ट आपको। unity of command ये है कि एक एक जो सबॉर्डिनेट है, ये सबॉर्डिनेट है और ये बॉस है, उसका एक ही बॉस है दुनिया में, दो बॉस नहीं है। इस सबॉर्डिनेट का ऐसा नहीं कि ये भी उसका बॉस है, नो, ऐसा नहीं है, नो। तो इसको यूनिटी ऑफ कमांड बोलते हैं। तो ये फायोल ने ये कहा था कि यदि यूनिटी ऑफ कमांड, उन्होंने ये थॉट दिया भी था, यूनिटी ऑफ कमांड को यदि वायलेट किया जाएगा तो ऑथोरिटी इज अंडरमाइंड, डिसिप्लिन इज इन जियोपार्डी, ऑर्डर इज डिस्टर्ब्ड एंड स्टेबिलिटी विल बी थ्रेटेंड। मतलब कि ऑथोरिटी जो है वो उसकी डाइल्यूट हो जाएगी, डिसिप्लिन खराब होगा, ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑर्डर है वो मेंटेन नहीं रह पाएगा और ऑर्गेनाइजेशन की स्टेबिलिटी भी खतरे में पड़ जाएगी। ये हेनरी फायोल ने अपने 14 पॉइंट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में दिया था। हु अमंग द फॉलोइंग आर द ऑथर्स ऑफ द बुक री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट। ये मैंने कितनी बार आपको बताया होगा कि ये डेविड ऑसबॉर्न और टेड गैबलर ने ये बुक लिखी थी, री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट। और उस ये एक बुक इतनी सेमिनल बन गई, इतनी इंपॉर्टेंट बन गई कि इसने न्यू पब्लिक मैनेजमेंट को लाने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। ये भी मैंने आपको कई बार बताया है। Which of the following theories of public policy is linked with Charles Lindblom? चार्ल्स लिंडब्लॉम की मैंने आपको पढ़ाया, जब पब्लिक पॉलिसी वाला जो यदि आप पीपीटी लेक्चर आपको याद हो तो मैंने उसमें कुछ नए नए जो पब्लिक पॉलिसी के थ्योरी है वही पढ़ाया। तो उसमें से एक इंक्रीमेंटलिज्म था, और इंक्रीमेंटल थ्योरी जो पब्लिक पॉलिसी की है वो चार्ल्स लिंडब्लॉम ने ही उसको प्रोपाउंड किया था। ये बेसिकली थ्योरी क्या है, जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है बजट। आप यदि बजट देखेंगे तो उसमें कभी भी जो है, यदि आप एक ग्राफ खींचें कि बजट में जो पैसे दिए जाते हैं डिफरेंट फंक्शन के लिए, मान लीजिए एजुकेशन है, हेल्थ है, तो आप एकदम देखेंगे कि उसमें बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता, इस टाइप का धीरे धीरे ही चेंज होती है। ऐसा होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा कि एक साल इतना पैसा दे दिया दूसरे साल ऐसा डाउन हो गया। तो इंक्रीमेंटलिज्म मतलब ये कहलाता है कि पब्लिक पॉलिसी जो है पिछले पब्लिक पॉलिसी का ही थोड़ा बहुत टिंकरिंग होती है, थोड़े बहुत उसको चेंज करके और नए रूप में लाया जाता है। बहुत कोई जिसको बोलते हैं मेटेरियलिस्टिक या बहुत फंडामेंटल या बहुत रेडिकल चेंज जो है वो पॉलिसी में नहीं किया जा सकता है। ये जो थॉट है ये इंक्रीमेंटल थ्योरी है। Which of the following statement most appropriately describe the National Human Rights Commission in India? अब ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, वैसे तो रिपीटेड क्वेश्चन है। ये कहता है कि आपको समझना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और स्टैट्यूटरी बॉडी एंड नॉन या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में क्या फर्क है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो है जो सीधा सीधा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि यूपीएससी अभी आपने देखा, ये आर्टिकल 315 में लिखा हुआ है। जैसे सीएजी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, वन आर्टिकल 48 में लिखा हुआ है। ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 76 में, मेमोरी से सब लिख रहा हूं, ये लिखा हुआ है। तो ये, या चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है सीईसी, ये आर्टिकल 324 में है, लिखा हुआ है। तो ये सब जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। लेकिन कुछ जो बॉडी होते हैं वो एक कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखे हुए, आप उसको नहीं खोज सकते हैं उसको कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन वो किसी एक्ट से बने हैं पार्लियामेंट के, उसको स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं। जैसे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, ये किस एक्ट से बना है, तो ये बना है 1993 में, एक एक्ट आई थी, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। तो उसके चूंकि उस बेसिस पे ये बना है एनएचआरसी, इसलिए ये क्या हो गया, स्टैट्यूटरी बॉडी हो गई। सो इट इज ए स्टैट्यूटरी बट नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, सही है। यदि ये किसी स्टैट्यूट से भी नहीं बनता, जैसे प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ये सब ना तो कोई एक्ट से बनी है ना कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इसको आप कह सकते हैं सिंपल एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द थीम्स ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। मैंने सारे थीम लिख दिए, मैं हर पीपीटी में लिखता हूं, जो आप याद कर लीजिए। एनपीए के थीम थे रिलेवेंस, वैल्यू, सोशल इक्विटी, चेंज, क्लाइंट फोकस। अब इसमें देखेंगे तो क्या नहीं मिल रहा है आपको, पब्लिक इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, बाकी सब मिल रहा है, इसलिए ये जो है सही ऑप्शन हो गया। नियो क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अगेन फिर से घूम के हम वहीं आ गए। नियो क्लासिकल थ्योरी, इल्टन मायो, हर्बर्ट
साइमन एंड ऑल, ये कहता है फोकसेज ऑन डिसेंट्रलाइजेशन, नॉन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूमन रिलेशन, ऑल ऑफ दीज। इसमें सेफली ऑल ऑफ दीज कीजिए, क्योंकि नॉन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन तो मतलब उसको इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, उसको तो बहुत वैल्यू इसमें दिया जाता है। ह्यूमन ओरिएंटेशन है ही, डिसेंट्रलाइजेशन होगा ही। इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये फर्स्ट टेक्स्ट बुक है, यहाँ लिखा हुआ भी है फर्स्ट टेक्स्ट बुक इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये LD वाइट ने लिखा था। Which of the following is not a characteristic of good governance? Again वही good governance जो वर्ल्ड बैंक की 1992 रिपोर्ट से मेन डिस्कोर्स में आया, उसकी बहुत सारी 7-8 कैरेक्टरिस्टिक है, मैंने आपको इस पे पढ़ाया भी है। उसमें देखेंगे तो ट्रांसपेरेंसी है, रिस्पॉन्सिवनेस है, अकाउंटेबिलिटी है, जुडिशियल एक्टिविज्म तो नहीं हो सकता, ये तो कोई बहुत अच्छी बात, कई बार इसको अच्छा माना भी नहीं जाता है, और इसका कोई नाता भी गुड गवर्नेंस से नहीं है। अब यहाँ मैच करने के लिए है, अब यहाँ पे थोड़ा ट्रिक भी देखिए, जैसे आप उल्टा मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। अब यहाँ देखिए कि क्या ए में देखेंगे तो ए में 3-3 है, इसका मतलब 1-1 है, तो इससे कोई खास बन नहीं रहा है। बी में आप देखेंगे तो 2-2 है, तो कुछ नहीं बन रहा। लेकिन सी देखिए क्या वंडरफुल है, सी ऑप्शन में हर अलग अलग है, सी का 3 है, सी का 1 है, सी का 2 का 4। अब हम इस पे फोकस करेंगे, क्या हम सी जानते हैं, क्योंकि यहाँ एक ही से मेरा काम हो जाएगा। ह्यूमन रिलेशन थ्योरी कौन है, वाओ, ये तो हम लोग जानते हैं कि ये तो एल्टन मायो है, इसका मतलब सी का 4 है, तो सी का 4 और ये सीधा हो गया। अब आगे मैं डिस्कस भी नहीं कर रहा हूं, जब ये ट्रिक बता दिया आगे आप देख लीजिएगा। द लीडरशिप, दैट्स लीडरशिप स्टाइल इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द लीडर्स ट्रस्ट इन द एबिलिटीज ऑफ सबऑर्डिनेट। ये अगेन वही डेलीगेशन आता है। यदि आप डेलीगेटिव लीडरशिप स्टाइल रखते हैं तो आप बहुत सारा जो वर्क है वो अपने सबऑर्डिनेट को देंगे कि चलो तुम मेरे बिहाफ में करो, हम तुम पे एक नजर रखेंगे मोटा मोटा, लेकिन यू डू इट, इसको डेलीगेशन बोलते हैं। ये स्टाइल डेलीगेटिव स्टाइल है। Who among the following propounded the theory of motivation in organizational behavior? ये मेरे हिसाब से ये सब तो दिया नहीं था, ये तो आप जानते हैं कि टेलर सब तो मैकेनिस्टिक थ्योरी देते थे, एम्पी फॉलेट ने डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन, बीच की एक कड़ी मानी जाती है नियो क्लासिकल और क्लासिकल के बीच में। सबसे जो अप्रोप्रिएट आंसर है वो अब्राहम मैस्लो है। मैस्लो ने जो है हिरार्की ऑफ नीड थ्योरी दिया था। उनका कहना था कि यदि आपको मोटिवेट करना है ऑर्गेनाइजेशन में किसी को, या लाइफ में भी किसी को यदि आपको मोटिवेट करना है, या लाइफ में कोई आदमी चाहता क्या है, इस तरह से भी इसको देख सकते हैं, ये एक तरह का साइकोलॉजिकल थ्योरी है। तो ये उन्होंने ये कहा था। मैं आपको क्यों ये बता रहा हूँ, बिकॉज आपको जानना चाहिए, मेरे सभी स्टूडेंट को ये जानना चाहिए, ये इतना इंपॉर्टेंट है, आप डे टू डे लाइफ में भी इसको यूज कर सकते हैं। उन्होंने एक ट्रायंगल के थ्रू मान लीजिए दिखाने की कोशिश की। उनका कहना था कि कोई भी जो इंडिविजुअल होता है उसका सबसे फर्स्ट नीड होता है फिजियोलॉजिकल नीड, मतलब कि रोटी कपड़ा मकान। ये जो है उसको जब तक नहीं मिलेगा ना, वो हायर लेवल नीड जो है ऊपर, वो कभी सोचेगा नहीं कि मुझे और क्या नीड है लाइफ में, उसी के लिए तड़पता रहेगा। जब वो नीड पूरा होता है ना, तो आदमी को सबसे पहले चिंता सताती है वो कहाँ सोया हुआ है, अरे ये तो ओपन में है। उसको अपनी सेल्फ प्रिजर्वेशन की चिंता, मतलब सेफ्टी नीड आती है अपनी, अपने परिवार की, अपने लव्ड वन की। तो सेफ्टी नीड उसके ऊपर आता है। जब पेट भरा होता है तब जो है चिंता लोगों को होती है, नहीं तो आपको पता है कि जब आदमी भूखा होता है ना, तो किसी को वो मार के भी खाने की इच्छा उसमें हो जाती है। इस टाइप का भी आपने देखा होगा पिक्चर उक्चर में। तो सेफ्टी नीड उसके बाद आती है। यदि ये दोनों नीड पूरा हो जाए, जो कि एक तरह का फिजिकल नीड है, तब उसको ये नीड फील होती है कि कोई हमें जो है चाहे, कोई हमारे लिए अच्छी बात करे, कोई मेरा फ्रेंड हो, उससे हम हंसे बोले, मतलब एक सोशल बिलोंगिंगनेस और लव रिलेशनशिप, इसकी जो है लोगों को एक नीड जो है, इच्छा जो है वो पूरी होती है, सॉरी मतलब पैदा होती है। ये नीड होता है, इसको सोशल नीड कह सकते हैं। यदि ये भी नीड पूरा हो गया तो आदमी को सेल्फ स्टीम की नीड होती है, मतलब कि आपको आपको कोई डिग्निटी हो, आपकी कोई इज्जत हो, ऑनर हो, लोग उस आपको जाने, मतलब आप फील करें कि वाओ आई हैव अचीव्ड समथिंग इन लाइफ। इस टाइप का जो सेल्फ स्टीम की जो नीड बढ़ जाती है, हो जाती है। और यदि सब तरह का नीड पूरा हो गया, आप जैसे मान लीजिए बहुत बड़े, जैसे मान लीजिए मोदी जी को ले लीजिए, अब वो उनकी सारी नीड समझिए कि ये सब जो है सेल्फ स्टीम, तो आदमी जब फाइनल पहुंचता है, या आप और किसी बड़े साइंटिस्ट को ले लीजिए, उस टाइप के ले लीजिए, बहुत बड़े कॉरपोरेट जैसे मुकेश अंबानी को ले लीजिए, नारायण मूर्ति को ले लीजिए, तो वो लोग उस एज में पहुंच जाते हैं, फेज में, जहां पे उनको ये फील होता है कि लाइफ का पर्पस क्या है, वाई आई एम हेयर, मैं क्या कर रहा हूं। वो चीजें जो है सेल्फ रियलाइजेशन या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन,
स्पिरिचुअलिटी की तरफ आदमी चला जाता है, वो फाइनल नीड होती है, और उसको यदि कोई अचीव कर ले तो एक तरह से हम लोग के यहाँ कहा जाता है हिंदू में कि वो साल्वेशन हो गया उसका, मतलब कि वो एकदम परमानेंटली फ्री हो गया वो सोल। इट्स लाइक दैट। तो ये मैस्लो की नीड हिरार्की है, मतलब कि ये नीड मोर और लेस जब तक पूरा नहीं होता तब तक आप ऊपर के नीड के बारे में नहीं सोचते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन में भी इसका वैल्यू है ना कि आपको ये देखना पड़ेगा कि एक एम्प्लॉय जो है अपने नीड के किस स्टेज में है। मान लीजिए कोई एम्प्लॉय को ये सब नीड पूरा हो गया, तो आप उसको ये कह के केवल उसको मोटिवेट नहीं कर सकते हैं कि तुमको थोड़ा सैलरी बढ़ा देंगे। उसको लव बिलोंगिंगनेस की नीड के स्टेज पे यदि ये भी पूरा हो गया तो उसको स्टीम देंगे, तभी मतलब ऐसा कोई जॉब दीजिए इसमें चैलेंजिंग हो, तभी वो मोटिवेट होगा, एंड लाइक दैट। सॉरी कि मैंने काफी टाइम लिया इस पे, लेकिन मुझे आशा है कि ये जो 3-4 मिनट जो इसमें लगे हैं वो आपको लाइफ लॉन्ग याद रहेगा, और आप आगे इस पे और भी पढ़ सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं इस पे। अब यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन मुझे डिस्कस भी नहीं करना चाहिए, चलिए मैं यहाँ पे ये करता हूँ कि क्योंकि ये इतना कंफ्यूजिंग है, सेटर ने पता नहीं क्या सोचा है, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, अपॉइंटमेंट, प्लेसमेंट, क्योंकि रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, अपॉइंटमेंट सब एक जैसी बातें हैं, उसको उन्होंने क्या घुमा फिरा दिया है। वेरी पुअर वे ऑफ राइटिंग क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए मैंने ट्रिक के बेसिस पे किया है कि यदि आप देखें कि रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है। रिक्रूटमेंट जो है वो सेलेक्टिंग द कैंडिडेट फॉर पोजीशन। तो चलिए ठीक है, ये ए का 3 है, तो ए का 3 यहाँ है। और प्लेसमेंट क्या होता है, द ऑफिस वेयर द अपॉइंटी इज पोस्टेड, वो प्लेसमेंट है उसकी, डी का 4 है। तो ये इसको सही मान लीजिए। अब बाकी आप देखेंगे तो आपको इतना उटपटांग लगेगा ये दो, एनीवेज इससे अधिक मैं कुछ नहीं बोलूंगा। Which of the following subjects is not included in the 11th schedule of Indian Constitution? ये क्वेश्चन टफ हो जाता है। अब 11th शेड्यूल में 29 सब्जेक्ट हैं जो ये कहा जाता है उस अमेंडमेंट में कि स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर देना चाहिए। ये सब लोकल इंपॉर्टेंस के हैं, जिसमें से 3 यहाँ पे आप देखेंगे वो पंचायत को कर देना चाहिए, और वो लोग उस पर प्लानिंग करें, उसी पे एक्शन ले। जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर है, लाइब्रेरी है, मार्केट एंड फेयर्स हैं, इस टाइप की चीजें, लेकिन उसमें प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल नहीं है, ऑड वन आउट। तो ये डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाता है। Right promotion at the right time is an essential part of the process of developing full reliance of men and women in service. इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं जब तक कि आप पहले से ना किए हो और वो क्वेश्चन रिपीट हो जाए। यदि रिपीट नहीं होगा तो आप कभी इसको बना सकते नहीं है। ये जो है इंग्लैंड में एक फुलटन कमेटी बनी थी 1960s में, उसने ये लाइन अपने रिपोर्ट में कहा था। कितना आर्बिट क्वेश्चन हो सकता है आप सोच लीजिए। वैसे फुलटन कमेटी के बारे में पढ़ेंगे तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। Who of the following is associated with the concept of new despotism? अगेन ये है बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बुक थी जो लॉर्ड हेवर्ट ने लिखा था। अगेन इंग्लैंड में मार्गरेट थैचर इस बुक को बहुत पसंद करती थी। और ये कहता क्या है, जो कि कई जगह आपको दिखेगा, ये बहुत रिलेवेंट भी है आज के जमाने में भी। उनका कहना था कि एग्जीक्यूटिव जो है, जो आपको पता है 3 ऑर्गन होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशियरी, तो स्टेट के, और चौथा ऑर्गन जो है उसको मीडिया भी आप कह सकते हैं, चौथा खंबा जिसको कहते हैं। तो ये उसमें एग्जीक्यूटिव जो है वो इतना पावरफुल हो गया है कि वो पार्लियामेंट को तो बिल्कुल सबऑर्डिनेट बना देता है। कोई मतलब ही नहीं है कि कैबिनेट ने पास कर दिया सुबह में तो शाम तक पार्लियामेंट को पास करना ही करना है, क्योंकि पार्लियामेंट में उसी पार्टी की मेजोरिटी होती है जो सरकार चलाती है। तो एग्जीक्यूटिव जो है पार्लियामेंट के ऊपर हावी हो जाता है, और जुडिशियरी के ऊपर भी यदि हावी हो जाए तो फिर तो समझिए कि वो जो है एक न्यू डिस्पोटिज्म हो गया। तो ये चीज जो है लॉर्ड हेवर्ट ने कहा था, इस पे इंग्लैंड में बहुत ह्यू एंड क्राई मचा था, और बहुत इस पे कमेटी भी बैठी थी। तो लेकिन ये है इंपॉर्टेंट, तो लॉर्ड हेवर्ट। Constituent Assembly which framed India's constitution was set up by, repeat 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 5 बार लिख सकते हैं, ये इतनी बार पूछी गई है। ये कैबिनेट मिशन प्लान के अनुसार ये कंस्टिट्यूट हुआ था, उसी के बेसिस पे इलेक्शन हुई थी, इनडायरेक्ट वे में इसको इलेक्ट किया गया था। Where can impeachment proceedings against the president be initiated? मतलब क्या लोकसभा में कि राज्यसभा में, कहीं भी, किसी में भी किया जा सकता है, इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। इसके बारे में जो आर्टिकल है, मुझे लगता है शायद 62 है, मैं मेमोरी से बोल रहा हूं। इस आर्टिकल में ये है, बहुत सारे इसे प्रोसीजर हैं। एक तो इसमें 4-5 क्वेश्चन इसे निकल के आता है। पहला कि प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट केवल एक ही ग्राउंड पे हो सकता है, वो है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, याद रखिए। जबकि जजेज का जो इम्पीचमेंट होता है वो 2 ग्राउंड पे होता है,
प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, जबकि प्रेसिडेंट का, मैं रिपीट कर रहा हूं, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा क्वेश्चन इससे बनता है कि क्या कंडीशन है जिसमें कि इंपीचमेंट हो सकता है। उसमें कोई भी हाउस, चाहे लोकसभा या राज्यसभा, यदि उसके 25% मेंबर जो है एक नोटिस दें 14 दिन का कि हम जो है आप पर कुछ चार्ज लगाते हैं, तो वो इनिशिएट हो जाता है इंपीचमेंट। और यदि वो टोटल मेंबरशिप का 2/3, समझिए सुपर सुपर मेजोरिटी है, मतलब कि यदि मान लीजिए 100 मेंबर हैं तो आपको 67 वोट चाहिए, चाहे 68 आदमी ही मेंबर ही क्यों ना हो, 67 चाहिए, मतलब 2/3 आपको एब्सोल्यूट 2/3 मेजोरिटी चाहिए टोटल हाउस का। यदि उससे वो रिजोल्यूशन पास हो जाए एक किसी हाउस से जिसने कि नोटिस दिया था, तो दूसरा हाउस जो है वो उस चार्ज को इन्वेस्टिगेट करेगा और फिर अपनी वोटिंग करेगा। यदि वो भी 2/3 से पास कर दे, तो जिस दिन वो सेकेंड हाउस पास कर दिया, उसी दिन से प्रेसिडेंट इम्पीच माना जाएगा और हट जाएगा। तो ये आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट है। इन ए सिचुएशन ऑफ टाई, द स्पीकर वोट इन द लोकसभा। आपको पता है कि जब दोनों हाउस में तानातानी हो जाए और कोई स्टेलमेट हो जाए तो ज्वाइंट सीटिंग बुलाई जाती है। अब मान लीजिए ज्वाइंट सीटिंग में भी किसी बिल पे जो है एकदम एग्जैक्टली जितने फॉर में है उतने ही अगेंस्ट हो गए, तो फिर क्या होगा? वहां पे स्पीकर अपना जो है कास्टिंग वोट करता है। इसको कास्टिंग वोट करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि कास्टिंग वोट जो है किया जा सकता है और वो वोट जो है टाई को ब्रेक कर देगा। If the office of the president falls vacant due to any reason, मान लीजिए बीमारी, फॉरेन टूर, डेथ एंड अदर, इन हाउ मेनी मंथ्स शुड इट बी फिल्ड? अब यहाँ पे मैंने आपको ट्रिक बताया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कि लॉ ऑफ 6 याद रखिए, तो यहाँ 6 मंथ, चूंकि 6 एक ही में है तो आप सेफली 6 को मार सकते हैं। यदि निगेटिव मार्किंग नहीं है तो बिल्कुल मार सकते हैं। रैंडम सैम्पलिंग इज अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन इन्होंने रिसर्च मेथोडोलॉजी पे दिया है। मैं इसको कोई बहुत ज्यादा अहमियत देता नहीं क्योंकि मेरे अधिकतर स्टूडेंट को इससे कोई फायदा होगा नहीं, लेकिन रैंडम सैम्पलिंग का ये सब जो है फायदे हैं। रैंडम सैम्पलिंग क्या है? आपको मान लीजिए कि 200 स्टूडेंट में से आपको सेलेक्ट करना हो किसी चीज के लिए 10 स्टूडेंट, तो सबसे फेयर क्या है कि आप एकदम रैंडम सेलेक्ट कर लें, मतलब बिल्कुल आंख बंद कर लें या एक सब के रोल नंबर लिख लें, एक बक्से में डाल दें और आंख बंद करके एक 10 निकाल लें पर्ची बारी बारी से, वो रैंडम सैम्पलिंग है। तो रैंडम सैम्पलिंग जो है रीजनेबली एक्यूरेट होता है, एरर फ्री होता है, पर्सनल बायस तो इसमें होती ही नहीं है, इकोनॉमिकल मेथड है डेटा कलेक्शन करने का, ऑल ऑफ दीज है, तो ठीक है, ऑल ऑफ दिस मार सकते हैं। रिसर्च कैन बी क्लासिफाइड एज बोथ, सब आप वैसे ही कॉमन सेंस से मार सकते हैं। बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च होती है, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव रिसर्च होती है, सर्वे एंड एक्सपेरिमेंटल, इसलिए ऑल ऑफ द अबव। Which of the following is first step in research? Of course, identification of problem. कौन बोले? कॉमन सेंस से कर सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम होगी तभी तो आप जो है आगे बढ़ेंगे इस पे। फिर आप रिसर्च को डिजाइन करेंगे, लिटरेचर रिव्यू करेंगे, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस करेंगे, टेस्ट करेंगे। फील्ड वर्क बेस्ड रिसर्च जो है वो इंपेरिकल होगी। ऑफ कोर्स इंपेरिकल का मतलब ही होता है जो ऑब्जर्वेशन, डेटा, फैक्ट पे बेस्ड हो रिसर्च। तो फील्ड वर्क आप करेंगे तो इंपेरिकल रिसर्च हो जाएगी। इन अपॉइंटिंग ए गवर्नर द प्रेसिडेंट कंसल्ट्स द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। आई डोंट नो कहां से इन्होंने लिखा है, कौन कंसल्ट करता है? सरकारिया कमीशन ने कहा था कंसल्ट तो करते नहीं है। आज तक आपने सुना है कि चीफ मिनिस्टर को कंसल्ट किया जाता है? ये कन्वेंशन है, लेकिन कोई रूल तो है नहीं, लॉ तो है नहीं। सरकारिया कमीशन सेंट्रल स्टेट पे थी और पुंछी कमीशन में उन्होंने कहा था करना चाहिए, लेकिन ऐसी कोई नहीं, तो कन्वेंशन है जिसको कि ऑलवेज तोड़ा ही जाता है। द ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वाज, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने पहले ही बताया था, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल। इन्होंने 1770s में पहली बार रेवेन्यू कलेक्शन के लिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का ऑफिस जो है इंडिया में ब्रिटिश राज में कायम किया था या स्टैब्लिश किया था। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है कि डायरेक्टरेट जो होती है वो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में कैसा ऑर्गेनाइजेशन होता है? देखिए, डायरेक्टरेट का मतलब होता है जो एग्जीक्यूटिव एजेंसी हो, मतलब जो एक्चुअली फील्ड में किसी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करे, किसी प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करे, उसको डायरेक्टरेट कहते हैं। पंचायत एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल्ड एरिया, पेसा शॉर्ट में बोलते हैं। मैंने कितनी बार ही आपको बताया है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। पेसा के लिए एक भूरिया कमीशन बनी थी 1996 में, इन्होंने अपना रिपोर्ट दिया था और उसी साल में जो ये एक्ट बनी थी, इससे जो पीआरआई है, जो 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशन, वो ट्राइबल एरिया जो है, जिसको कि आप कह सकते हैं शेड्यूल्ड एरिया, शेड्यूल्ड 5 एरिया, उसमें वो कुछ जगह पे इसको जो है एक्सटेंड किया गया था। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पता नहीं इसको काफी ज्यादा पूछा जाता है, तो आप पेसा 1996 को जो है आप याद कर लीजिए। भूरिया कमीशन को भी इससे याद कर लीजिए। दिलीप सिंह भूरिया, मैं मेमोरी से बोल रहा हूँ, उसकी वो कमेटी थी,
इसलिए मैंने गाइड में भी ये सब दिया है। द एडवोकेट जनरल ऑफ ए स्टेट शुड हैव क्वालिफिकेशन इक्वल टू द क्वालिफिकेशन ऑफ, ये आप कॉन्स्टिट्यूशन में यदि पढ़ेंगे तो परहैप्स आर्टिकल 165 है, मैं मेमोरी से बोल रहा हूँ, आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि उनकी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो हाई कोर्ट जज के बराबर होनी चाहिए एडवोकेट जनरल बनने के लिए, एडवोकेट जनरल स्टेट का बनने के लिए, तभी उसको जो है गवर्नर बनाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज ए प्लूरल एग्जीक्यूटिव, अब यदि इनका मीनिंग ये है कि बहुत लोग मिल करके शासन चलाते हैं, कोई एक एग्जीक्यूटिव नहीं होता, जैसे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर चीफ एग्जीक्यूटिव है, प्रेसिडेंट एक आदमी है, वो हेड ऑफ द स्टेट है, ऐसे ही अधिकतर कंट्री में। लेकिन एक यूनिक कंट्री है, वो है स्विट्जरलैंड। मैंने आपको अभी बताया फेडरल काउंसिल जिसमें कि 7 है, मैंने वहां पे 8 कहा था, ऑफ कोर्स वो 7 है, 8वां एक डी फैक्टो मेंबर वहां है, आप यदि डिटेल में पढ़ेंगे तो वही मेरे दिमाग में रह गया, इसलिए मैंने 8 कहा था, इट डजंट मैटर। तो 7 मेंबर जो हैं उसमें होते हैं, और आप समझिए 7 लोग जो हैं वो हेड ऑफ द स्टेट और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ दैट नेशन है। मतलब यदि आप किसी को बोलेंगे कि भाई वहां का प्रेसिडेंट कौन है, तो उसमें से एक आदमी जो है ना, 7 जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, एक कोई 1 साल के लिए प्रेसिडेंट बन जाता है बारी बारी से। तो ये एक बहुत ही यूनिक और अनोखा जो है एक मेथड है, मतलब कि कलेक्टिव जो है वो मिल करके शासन करना, ये स्विट्जरलैंड में होता है, उसको फेडरल काउंसिल बोलते हैं। Who has authored the book The Theory and Practice of Modern Government? तो ये हरमन फाइनर ने किया। अब इस टाइप के क्वेश्चन तो इतने आर्बिट हैं कि आपको पता है तो पता है। द सीनियरिटी प्रिंसिपल इन प्रमोशन, अब ये तो बिल्कुल ही अगेन ये दूसरा क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन सेट करने वाले बहुत ठीक से परहैप्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को मुझे कहना नहीं चाहिए कि वो बंगल्ड कर रहे हैं सोचने में। अब देखिए सीनियरिटी प्रिंसिपल जो होती है प्रमोशन की, वो होता क्या, पहले ये समझिए। सीनियरिटी क्या होती है गवर्नमेंट में, मतलब आपका एक पर्टिकुलर पोस्ट पे के बेसिस पे सीनियरिटी होती है, मतलब पोस्ट खुद ही जो है वो सीनियर या जूनियर होता है। जैसे मान लीजिए कि ज्वाइंट सेक्रेटरी है, तो ज्वाइंट सेक्रेटरी पे यदि कोई आदमी बैठा हुआ है, चाहे उसका उम्र 45 साल ही क्यों ना हो, तो वो जो डिप्टी सेक्रेटरी जो है उससे वो सीनियर होगा। यदि डिप्टी सेक्रेटरी 60 साल का है तब भी उसे सीनियर होगा। तो ये एज पे नहीं होता है, सीनियरिटी रैंक पे होती है। अब मान लीजिए प्रमोशन जब सीनियरिटी पे मिलती है तो ज्वाइंट सेक्रेटरी से लोग एडिशनल सेक्रेटरी बनते हैं। अब मान लीजिए कि यदि ये सीनियरिटी पे दिया जाएगा तो ज्वाइंट सेक्रेटरी में जो जितना सीनियर होगा, मतलब मान लीजिए कोई 4 साल से ज्वाइंट सेक्रेटरी है, कोई 3 साल से, तो 4 साल वाले को प्रमोशन दिया जाएगा, इसको बोलते हैं सीनियरिटी बेस्ड प्रमोशन। अब इतना जानने के बाद आपको देखिए कोई भी ऑप्शन आपको सही नहीं लगेगा। एज ऑफ द एम्प्लॉय से होता नहीं है ये, लेंथ ऑफ द सर्विस ऑफ द एम्प्लॉय से नहीं होता है। जैसे आपको मैंने बताया कि इसकी लेंथ ऑफ सर्विस कम है, ज्वाइंट सेक्रेटरी है, इसकी बहुत ज्यादा है डिप्टी सेक्रेटरी, लेकिन वो सीनियर नहीं होता है। इफिशियंसी तो सीनियरिटी का है ही नहीं, एम्प्लॉय रिलेशनशिप विद अदर एम्प्लॉय से, तो इसे क्या मतलब है, इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, इसको चैलेंज किया गया होगा या किया जाना चाहिए, इनवैलिड है ये सेकंड क्वेश्चन है जो कि इनवैलिड है। विच इज नॉट ए फीचर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया, ये क्वेश्चन ठीक है, न्यूट्रलिटी है, एनोनिमिटी है, मतलब कि इम्पर्सनलिटी जिसको बोलते हैं, हम नहीं जानते आपको, आप पर्दे के पीछे हैं, पैट्रोनिस तो नहीं है यहाँ, स्पॉइल सिस्टम नहीं है, मेरिट है। इन विच ईयर द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस पेंशन इन इंडिया वाज क्रिएटेड, अगेन ये क्वेश्चन कितना बकवास हो सकता है आप ये समझिए। आज के समय में ये कोई मिनिस्ट्री है ही नहीं, आज ये पर्सनल जो है बदल गई है DOPT नाम के मिनिस्ट्री में, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, इसमें बदल गई है ये डिपार्टमेंट। और ये जो पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशन, ठीक है, मतलब हो सकता है, आई रिट्रैक्ट, मतलब मुझे उतनी अब जानकारी तो ये है नहीं, अब चेक कर लीजिएगा, लेकिन ये 1970s में हुई थी। मैंने अभी जो कहा है उसको जस्ट होल्ड कर लीजिए, आप जाके नेट पे थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा इस मिनिस्ट्री के बारे में, क्योंकि मुझे लग रहा है आपको डिस्कस करते हुए कि ये 3 डिपार्टमेंट हैं। DOPT डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, ये जो है DAR-PG है, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक ग्रीवांस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, एंड एक है DOPPW है, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर है। शायद ये सब मिला करके इस मिनिस्ट्री में आते होंगे, चेक कर लीजिएगा। एनीवेज ये 1970 में बना था। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, अब ये क्वेश्चन भी जो है वो इनवैलिड है। क्यों इनवैलिड हो गई है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 315 से लेके आर्टिकल 323 तक जो है पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में, UPSC और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, तो यहाँ 322 भी इसमें इंक्लूडेड है, तो ये भी ऐसा ही आंसर है, और 315 भी, तो ये तो एक ही साथ 2 आंसर सही हो नहीं सकता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद ए मनी बिल? अभी जस्ट मैंने आपको कल ही बताया है आर्टिकल 10, इससे मैंने 8-10 चीजें बताई, अब मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं। इससे जो है एटलीस्ट 7-8 क्वेश्चन बनते हैं मनी बिल से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1935 में ये एस्टैब्लिश हुआ था। परफॉर्मेंस बजट जो है ये भी बहुत अर्बिट क्वेश्चन है। परफॉर्मेंस बजट क्या है ये अर्बिट नहीं है, ये बहुत सही क्वेश्चन है, मैंने आपको पढ़ा है। परफॉर्मेंस बजट वो होती है जो लाइन आइटम बजट से अलग है। मतलब इसमें जो है आप एक पूरा इन टोटो किसी प्रोजेक्ट को देखते हैं, उसमें कितना खर्च लग रहा है, उसका क्या आउटकम होगा, क्या उससे बेनिफिट होंगे, इस तरह से जब हम बजट को जब फंड करते हैं प्रोजेक्ट वाइज, ना कि लाइन आइटम वाइज। लाइन आइटम बजट क्या है जो इंडिया में भी होती है कि कितने पेंसिल खरीदे गए, कितने बुक खरीदे गए, कितने पेन खरीदे जाएंगे, इस तरह से होता है। मतलब हर आइटम के लिए आप पैसा देते हैं, लेकिन उससे पता नहीं चलता कि उन आइटम का किस प्रोजेक्ट में कितना कंट्रीब्यूशन है और उसका क्या परफॉर्मेंस आउटकम हो रहा है। तो ये जो है अमेरिका से सब आई है, वहां पे फर्स्ट हुबर कमीशन जो थी उसने इसको दिया था। ये सब बहुत आर्बिट क्वेश्चन है। फाइनली थैंक यू डियर स्टूडेंट, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर शेयर करें और इसको जो है सब्सक्राइब तो डेफिनेटली करें और लोगों को भी कहें सब्सक्राइब करने के लिए। और जैसा मैंने कहा, मैं रिपीट कर रहा हूं, यदि आपके पास में पेपर हैं 2020 के पहले के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या पॉलिटिकल साइंस के, तो आप इस ईमेल आईडी पे उसको जल्द से जल्द भेज दें। मैं कोशिश करूंगा उसको एनालाइज करने की। अदरवाइज मेरे पास 2 ही साल के पेपर हैं। ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के बारे में भी बताना मेरा एक तरह से कर्तव्य है, क्योंकि ये लास्ट मंथ में प्रवेश कर गया है। एक बहुत ही फैंटास्टिक एक्सपीरियंस मुझे लगता है कि मैं और मेरे स्टूडेंट को हो रहा है। एक ग्रुप में साथ में हम लोग लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं कैसे जो है सारे पीजीईटी और यूजीसी नेट को क्रैक किया जाए। यदि आप इसमें आने को इंटरेस्टेड हैं तो आपको सारे अभी तक के टेस्ट पेपर जो करीब 25 हैं वो वहाँ पे मिल जाते हैं और सारे मटेरियल वहाँ पे आपको फ्री मिलते हैं। यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं नॉमिनल कॉस्ट पे, तो अपना नेम एंड टेलीग्राम मोबाइल नंबर इस मेल आईडी पे, सेम मेल आईडी पे भेजें। एक बार फिर से मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यदि आप सीपीईटी ओडिशा दे रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट गाइड कौन सा है? पीजी एंट्रेंस टेस्ट गाइड, जिसको आप अमेजन किंडल पे यहां से आप ले सकते हैं। किंडल बहुत पावरफुल टूल है, आप उसको अडॉप्ट कीजिए, उसको आप पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको किसी भी तरीके से पढ़ सकते हैं। थोड़ी शुरू में नॉलेज लेने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन बाद में आप उसके गेट यूज टू हो जाएंगे। और इस तरह से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मैं आपके सवालों के जवाब देने की भरसक कोशिश करता हूं। सो मिलते हैं फिर एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2021 के पेपर को लेकर बहुत जल्द।